Morning 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 2 of geography, the origin and the evolution of the earth. So we started with the chapter and we did understand about few important things relating to the chapter. जिसमें हमने पढ़ा था कि what are the various hypotheses that are being given regarding the origin of the earth. What is nebular hypothesis? Then what was basically binary theories कौन सी होती हैं, and then later we moved on to the modern theories जिसमें हम देखते हैं कि वो expansion की बात कर रहे हैं कि our universe is expanding and they try to explain it through drawing some points on the balloon, but then they fail to actually explain कि अगर space बढ़ रही है between these points, but एक्चुअली में जो पॉइंट्स है उनका साइज भी तो इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज नॉट हैपनिंग सो इन आवर यूनिवर्स. सो पार्शियली ट्रू था, पार्शियली नॉट. Then we came across the Big Bang theory, the most one of the most acceptable one, जिसमें हमने ये देखा था कि basically from one single point tiny ball with unimaginable मतलब unimaginable small volume, infinite temperature और infinite density वाला जो it just exploded, and जैसे ये explode हुआ, this is called the Big Bang theory, and then a single atom से so many things appeared basically within fractions of second after the bang. We'll see lot of energy was released, and thereafter then slowly when it slowed down, within first 3 minutes the first atom began to form, and then the temperature slightly cooled down and the universe became transparent, and the galaxies then basically started to we can say जो universe है with increase in space between the galaxies. So this was the kind of theory that we understood, and one of the most acceptable because the scholars and the scientists are able to explain it to some extent. Okay, then we come across our next topic, which is the star formation. Now, how would the star form? Let us understand this. Now, see, the distribution of matter and energy was not even in early universe. जब ये early universe form हुआ था तो matter और energy जो है वो evenly distributed नहीं थे. बहुत ज्यादा डेंसिटी में डिफरेंस था, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी थी, कहीं पे कम डेंसिटी थी, और जिसके कारण ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिफरेंस था, एंड जिसके कारण क्या हुआ, जो मैटर है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके आने लग गए, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली फॉर्म द बेसिस जिससे आगे क्या बनेगी, गैलेक्सीज बनेगी. मतलब जब ये पूरा एक्सपेंशन हुआ, ये जो मैटर और एनर्जी है पूरे यूनिवर्स में इनिशियली इनकी क्योंकि डेंसिटी बहुत अलग थी, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स अलग था, इसीलिए जिसका ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी तरफ दूसरी चीज आ गई, दे वर ड्रॉन टुवर्ड्स इट, और आपस में मिलके दे फॉर्म द बेस फॉर द गैलेक्सीज. एक गैलेक्सी जो होती है उसमें देयर आर नंबर ऑफ स्टार्स, वी ऑलरेडी नो. गैलेक्सीज बहुत वास्ट एक्सपेंस तक फैली हुई होती है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स. नाउ लाइट ईयर्स अंडरस्टैंड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस जैसे हम किलोमीटर्स करते हैं, मीटर्स, वैसे लाइट ईयर्स है, बट इट इज वेरी वेरी यू कैन से ग्रेट डिस्टेंसेस जिसकी हम बात करते हैं लाइट ईयर्स. सो इसी से रिलेटेड ऑब्वियसली यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, इट इज नॉट समथिंग टू मेजर द टाइम. हमें पता है लाइट जो है इट एक्चुअली ट्रेवल्स एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. सो जस्ट इमेजिन इसी स्पीड पे अगर लाइट 1 ईयर तक डिस्टेंस 1 ईयर तक ट्रेवल करे तो कितने एरिया को कवर कर लेगा. So this is equal to 9.461 into 10 raised to 10 power to 12 kilometers. तो मीन डिस्टेंस अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें, जो मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है वो है 149598000 किलोमीटर. सोचो इतना ज्यादा डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड आवर अर्थ, दैट बेसिकली 8.311 मिनट्स लगते हैं टू रीच द लाइट टू अस.
सो इतना ज्यादा डिस्टेंस है, तो दिस इज जस्ट अबाउट सन एंड द अर्थ. जस्ट इमेजिन यूनिवर्स कितना बड़ा है. सो सिमिलरली वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड लाइट ईयर्स में हम मेजर करते हैं कि डिस्टेंस कितना है. नाउ एंड दैट टू एज आई टोल्ड यू ग्रेट स्पीड. अगर हम स्पीड ऑफ लाइट ही देख लें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो सोचो लाइट ईयर जो है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस है. नाउ इसके साथ हमें पता है गैलेक्सीज बहुत ज्यादा स्प्रेड है ऑब्वियसली, इसलिए हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं इसको. गैलेक्सीज जो है, अगर गैलेक्सीज की बात करें तो एक्सपेंशन में इनके बहुत डिफरेंस है. किसी का रेंज जो है बेसिकली आप देखोगे 80,000 लाइट ईयर्स है, तो किसी का 1,50,000 तक भी है. तो उनके डायमीटर्स जो है दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. एज आई सेड ऑब्वियसली लार्ज तो होगा ही. 80,000 लाइट ईयर्स से 1,50,000 लाइट ईयर्स तक का डायमीटर्स होता है किसी किसी का. A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. तो एक गैलेक्सी जो है वो बेसिकली कैसे फॉर्म होती है? इट बेसिकली स्टार्ट्स टू फॉर्म जब बहुत सारे हाइड्रोजन गैस जो हैं दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लार्ज क्लाउड, and this large cloud is called nebula. We have already studied that this large cloud is called nebula, the cloud of gases. So this actually includes hydrogen gas mainly. Eventually ये जो नेबुला है जब ये ग्रो होता है तो इसमें बीच बीच में कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, या हम बोलेंगे क्लम्प्स ऑफ गैसेस बन जाती है. एंड दीज क्लम्प्स ऑफ गैसेस जो हैं दे कंटिन्यू टू ग्रो, और ये क्या होते रहते हैं और डेंस होते रहते हैं. दे बिकम मोर डेंस एंड डेंस बॉडीज ऑफ गैसेस. तो डेंस गैसियस बॉडी बन जाते हैं. क्या चीज? ये लंप ऑफ गैसेस जो इस नेबुला के अंदर फॉर्म हुए हैं. And then they give rise to stars, and in this way stars are formed. So the formation of stars is somewhere believed to have taken place around 5 to 6 billion years ago. Okay, so we need to now understand here कि stars कैसे form हुए हैं. stars initially हमने ये देख लिया मैटर और एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे डेंसिटी में है, ग्रेविटेशनल फोर्स में है, जिसके कारण ये एक साथ आ गए, जिसके कारण गैलेक्सीज फॉर्म हो गई. एक गैलेक्सी में बहुत एक्सपैंडेड होती है गैलेक्सी. गैलेक्सी जनरली फॉर्म होती है जब हाइड्रोजन गैस जो है उसके बड़े बड़े क्लाउड्स बनते हैं. इसके अंदर ही, इस नेबुला के अंदर ही छोटे लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस बनते हैं जो बाद में डेंस होके स्टार बन जाते हैं. ठीक है, और अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे स्टार्स बने हुए हैं. ऐसे तो हुआ है हमारा स्टार फॉर्मेशन. अब हम आ जाते हैं हमारे प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए. प्लैनेट्स जो है हम देखेंगे 3 स्टेजेस. बेसिकली हम देखेंगे दे विल डेवलप इन स्टेजेस. ओके, और कैसे डेवलप होते हैं ये देख लेते हैं. सबसे पहले हमने ये तो देख लिया स्टार्स जो है वो एक लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस है नेबुला के विद इन. अब क्या होता है इन लम्प्स के अंदर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, विद इन द लम्प्स the gravitational force leads to the formation of a core to the gas cloud and a huge rotating disk of gas and thus develops around the gas. अब क्या होता है, ये जो lumps है, ठीक है, the gravitational, ये जो local lumps of gas है within the nebula, इनका जो gravitational force है इसका lumps का within the lumps, इनके कारण इनके अंदर एक core बन जाता है, कोर ऑफ क्लाउड गैस. ठीक है, और एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क गैस हो जाता है. ह्यूज रोटेटिंग डिस्क किस चीज का बना हुआ? गैस और डस्ट का, जो इस गैस कोर के अराउंड होता है. ओके, यानी विद इन नेबुला जो लम्प्स हैं उनमें से कुछ लम्प्स जो है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बीच में कोर बन जाता है. कोर से जो कोर गैस बनता है उसके आसपास डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट जो है वो उसके अराउंड डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो गैस क्लाउड है ना वो कंडेंस हो जाता है. ओके, गैस क्लाउड इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग, और जो उसके अराउंड जो मैटर है ना कोर के अराउंड वो स्मॉल स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो जाते हैं.
और ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये आपस में एक साथ आने लग जाते हैं कोहेशन के कारण, आपस में एक टू कम टुगेदर, और ये छोटी छोटी बॉडीज बना देते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, अब ये जो प्लैनेटेसिमल्स फॉर्म हो गए, जो लार्जर बॉडीज जो कोलाइड होके फॉर्म हुई है, और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसके कारण सारी स्मॉलर बॉडीज एक साथ आ जाती हैं, तो ये प्लैनेटेसिमल्स जो है ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, और ये फिर ऑब्वियसली एक साथ आ जाते हैं। फाइनल स्टेज में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ये जो स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स है, ये ऐसे आपस में एक साथ आ जाते हैं, दे कम टुगेदर, दे कम वेरी नियर टू ईच अदर एंड फॉर्म फ्यू लार्जर बॉडीज जिनको हम बोल देते हैं प्लैनेट्स। ओके, सो लेट मी बी अगेन मोर क्लियर टू यू। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस, अगेन आई एम टेलिंग यू। ओके, क्या मतलब है इसका, 3 स्टेज वाली जो चीज है ये, आई विल जस्ट टेल यू वेरी क्विकली। स्टार्स जो है वो लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैस थे विद इन नेबुला, तो विद इन दीज लम्प्स एक कोर बन जाता है गैस क्लाउड का, जिनके अराउंड डेवलप हो जाता है एक रोटेटिंग डिस्क, किस चीज का, गैस और डस्ट। अब अगले स्टेज में जो गैस क्लाउड है ये कंडेंस होने लग जाता है, और जो कोर है वो डेवलप हो जाता है इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, ये जो क्लाउड स्टार्ट हो गया कंडेंस होना, और ये जो मैटर है जो कोर के अराउंड था ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में हो जाते हैं, और इन स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, इनको हम प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। और उसके बाद लार्जर बॉडीज के पास में आने लग जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण थोड़ी बड़ी बॉडी बन जाती है। लास्ट में ये जो बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स हैं ये भी एक साथ आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, और कुछ लार्जर बॉडीज बना देते हैं जिसको हम बोल देते हैं प्लैनेट्स। तो ऐसे तो हमारा प्लैनेट्स फॉर्म होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म होता है। जो हमारा सोलर सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। ठीक है, we know it. Obviously Pluto now is not considered a planet, earlier it was. So nebula from which our solar system is supposed to have formed, this started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago, and planets were formed around 4.6 billion years. यानी हमारा सोलर सिस्टम जिसमें 8 प्लैनेट्स है वो जिस नेबुला से बना था वो ऐसा माना जाता है कोलैप्स होने लग गया था, उसकी कोर फॉर्मेशन हुई थी अराउंड 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स के अराउंड, और प्लैनेट हमारे फॉर्म हो गए थे 4.6 बिलियन ईयर्स। हमारा सोलर सिस्टम जो है इट इज अ ह्यूज काइंड ऑफ सिस्टम इन, ऑब्वियसली वी नो मिल्की वे गैलेक्सी। तो 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें 63 मून्स हैं, बहुत सारी स्मॉलर बॉडीज है लाइक एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, और बहुत सारे डस्ट ग्रेन्स और गैसेस भी हैं। हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, ओके, वी हैव 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, वी नो। इसमें से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो है दे आर कॉल्ड एज द इनर प्लैनेट्स, और जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ओके, सो लेट मी जस्ट मेक दिस मोर क्लियर फॉर यू अगेन थ्रू दिस। You can see this. ये फर्स्ट 4 जो है ये हमारे इनर प्लैनेट है, और जो आगे वाले हैं ये हमारे कौन से हैं, दीज आर आवर आउटर प्लैनेट्स। ओके, सो ये हमारा पूरे सोलर सिस्टम में वी नो दैट दिस इज आवर इनर प्लैनेट एंड दिस इज आवर आउटर प्लैनेट। नाउ कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिनके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग क्लासिफाई किया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इनर प्लैनेट्स वो है जो सन और ये बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड, यू कैन सी ये जो येलो है यहाँ पे बेसिकली अपना बेल्ट ऑफ एक एस्टेरॉइड है व्हिच इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हमें पता है इट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में जो हमारे 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। ओके, एज दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड। जो बाकी 4 है दैट इज नेमिंगली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, उनको हम बोल देते हैं हमारे
आउटर प्लैनेट्स। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ लाइक, क्योंकि वो भी रॉक्स और मेटल से बने हुए हैं और हाई डेंसिटी के। Whereas बाकी जो 4 हैं उनको हम जोवियन या गैस प्लैनेट्स, गैस जाइंट प्लैनेट्स बोलते हैं। जाइंट इसलिए जनरली वो साइज में बड़े हैं, और जोवियन जुपिटर लाइक। बेसिकली ज्यादातर ये मतलब दे आर मेड विद गैसेस, दैट इज, ठीक है। तो ज्यादातर जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वी नो दे हैव अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब दे आर मेड ऑफ दीस रॉक एंड स्टफ मेटल्स, दैट इज व्हाई we call them as the terrestrial planets. So most of them, which one? The Jovian planets. Most of the Jovian planets, यानी जो later 4 planets हैं हमारे, they are larger than the terrestrial planets and they have thick atmosphere, mainly of hydrogen and helium. सारे planets वैसे form तो almost same time पे ही हुए थे, around 4.6 billion years ago. So, but इनमें अलग स्ट्रक्चर क्यों है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी नाउ। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट, हमें ये भी समझना जरूरी है, एज आई टोल्ड यू कि प्लूटो वाज अर्लियर कंसिडर्ड अ प्लैनेट बट नाउ इट इज नॉट कंसिडर्ड सो, बिकॉज देयर वाज अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जहाँ पे ये डिसीजन लिया था कि बहुत सारी अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, जैसे सेरेस है, एरीज, इन ऐसे प्लैनेट्स जो हैं, ऐसे जो प्लैनेट्स हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। तो प्लूटो इज आल्सो अ काइंड ऑफ celestial objects which should be called a dwarf planet and not a complete planet. So after that it was decided that it is a dwarf, it will be considered a dwarf planet and not a planet. So then we obviously had this. From then we consider we have 8 planets. Okay. Now this is the diagram. This shows actually the solar system and the distance that they basically have, their density, radius and satellites. And their distance, first is their distance from the sun, then their density, radius and the number of satellites that they have. Okay. Now before moving on to the next part, because we are talking about the terrestrial and the jovial planets here, we also need to make few more things clear, इनके बीच में differences कर लें। ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एक्चुअली हमें पता है वो है जो पेरेंट स्टार यानी सन के पास में फॉर्म हुए हैं, वेयर इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस एंड सॉलिड पार्टिकल्स। तो बेसिकली क्या हुआ, ये वो जगह है जो पेरेंट स्टार यानी कि सन के बहुत पास थी, तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, इसीलिए गैसेस जो वो कंडेंस नहीं हो पाए इनटू सॉलिड पार्टिकल्स। जोवियन प्लैनेट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है as compared to the terrestrial planets from sun, या हम parent star बोल सकते हैं। जो solar winds है वो most intense near to the sun। जो solar winds है हमारी they are actually very very intense near the sun। so उसके solar winds के कारण क्या हुआ, बहुत सारे gases और dust जो है terrestrial planet से blown off हो गए। ठीक है। और सोलर विंड जो है इतनी इंटेंस नहीं थी जोवियन प्लैनेट्स के थ्रू, क्योंकि वो बहुत दूर पे है, इसीलिए वहां से इतना ज्यादा रिमूवल ऑफ गैसेस नहीं हुआ। इसीलिए वहां पे जो मेन वहां का हम बोलते हैं वो गैसेस से बने हुए हैं, थिक एटमॉस्फेयर जैसा है। ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है they are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो साइज में स्मॉल है बिकॉज दे आर नॉट दोज बिग प्लैनेट्स, तो इनकी ग्रेविटी लो है, बिकॉज ऑफ विच जो गैसेस एस्केप हो रही थी उनको वो रोक नहीं पाए। तो इस इनके कारण बेसिक 3 डिफरेंसेस हैं अपने इन टेरेस्ट्रियल और जोवियल में। पहला वाला यही है कि बहुत पास थे टेरेस्ट्रियल, इसीलिए ये इनके गैसेस कंडेंस नहीं हो पाई। सेकंड है कि जो जबकि जोवियन बहुत दूर है। सेकंड है कि जो सोलर विंड्स थी वो उनके पास थी टेरेस्ट्रियल के, इसलिए उन्होंने ब्लो ऑफ कर लिया गैस और डस्ट को, जबकि जोवियन प्लैनेट्स दूर थे तो ब्लो ऑफ नहीं हो पाया इतना ग्रेट अमाउंट। वेयरएज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो स्मॉल है, इसलिए उनकी ग्रेविटी लो है, इसलिए जो गैसेस एस्केप हो रही थी उनको वो होल्ड नहीं कर पाए। ठीक है। So with this we do understand about the planets, है ना।
Now we move on to the moon. Moon we know obviously is natural satellite of the earth. एंड जैसे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन किया गया है, वैसे ही लोगों ने मून के ओरिजिन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सर जॉर्ज डार्विन 1838 में. ही सजेस्टेड दैट अर्थ और मून जो है दे वर अ सिंगल बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, और जो होल मास है इट मेड द शेप ऑफ अ dumbbell. You must have seen dumbbell क्या होता है, like when people do exercise they hold it in their hands, the shape where basically there is a space to hold and towards both the sides there are some weighing scales. ठीक है, तो that they use for exercise. मतलब यहाँ पे अपने को समझने की जरूरत है, they were attached like two balls. Okay, so ऐसे करके dumbbell shape का था, but eventually it broke. I'll just draw it also roughly so that but here जो आप ये डंबल पकड़ते हो उसमें बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, पर यहाँ पे ऑब्वियसली जब अर्थ और मून था तो इतना ज्यादा बीच में गैपिंग नहीं था. दिस इज व्हाट इज सपोजेडली told through this theory. And then उसके बाद बोला कि eventually क्या हो गया, वो दोनों break हो गए. And then obviously when both of them finally broke away, यानी ये जो बीच का पोर्शन है इसमें से ब्रेक, और हमारा अर्थ तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो ऐसे जब ये अलग अलग हो गए तो क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे मून बन गया एंड दिस इज आवर अर्थ. ओके, सो वी गॉट दिस मून एंड अर्थ एंड इट इज सजेस्टेड, इन्होंने बोला जब मून सेपरेट हुआ तो एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो गया था अर्थ में, और वो जो डिप्रेशन है उसी को अभी पैसिफिक ओशन ने फिल कर रखा है. बट ये जो थ्योरी है ये बहुत सारे साइंटिस्ट जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को, एंड दे से कि मून जो है वो फॉर्म हुआ था बिकॉज ऑफ आउटकम ऑफ अ जाइंट इम्पैक्ट, जिसको बिग स्प्लैट भी बोलते हैं. इसमें ये माना जाता है कि देयर वाज अ सेलेस्टियल बॉडी ऑफ साइज ऑफ अराउंड 1 or 3 times that of Mars and it suddenly collided into Earth. अर्थ में आके टकरा जैसे गया, और समटाइम शॉर्टली आफ्टर, मतलब अर्थ फॉर्म हुआ था ना उसी के अराउंड ये एक बॉडी आई मार्स के साइज की, 1 to 3 times मार्स के साइज की. इसने कोलाइड किया अर्थ के साथ एंड देन ऑब्वियसली क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ और अर्थ का बहुत काफी कुछ हिस्सा जो है वो स्पेस में चला गया, और ये जो ब्लास्टेड मटेरियल है ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट होता रहा, और फिर धीरे धीरे ये मून बन गया अराउंड 4.44 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, सो ऐसे फॉर्म हो गया अपना मून. ओके, सो दिस इज हाउ आवर मून वाज फॉर्म्ड. ओके, so now we are left with the evolution of the earth, evolution of lithosphere, evolution of atmosphere and hydrosphere. Okay, so this is what we will be doing in our next class. So I suppose आज जितना हमने किया है this is clear to you all. If you have doubt in any of the topics that we have covered, come back with your problems and we'll discuss and solve it. So now we'll meet in the next class and try to wind up this chapter. So see you all in the next class.